दिल्ली का एक ऐसा हत्याकांड जिसने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया था। एक ऐसा केस जिसमें 2 बार हुई फांसी की सजा, लेकिन आखिर में मुजरिम हुआ रहा। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के तंदूर हत्याकांड के बारे में। हत्या मामले में सुशील शर्मा द मैन। दिल्ली के बहुचर्चित तंदूर कांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। दिल्ली के तंदूर कांड का दोषी Disposed of her body in the tandoor of a restaurant in a hotel. दिल्ली के मशहूर तंदूर हत्याकांड की सबसे डरावना मर्डर। 2 जुलाई 1995 रात करीब 11 बजे दिल्ली में स्थित अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्टोरेंट से उठती ऊंची ऊंची आग की लपटें देख पास में ही सब्जी बेचने वाली महिला अनारो देवी जोर जोर से शोर मचाने लगती है। यह शोर को सुनकर वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है और इस भीड़ को देखकर उस क्षेत्र में गश्त लगा रहे हेड कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल वहां पहुंचते हैं। हेड कांस्टेबल कुंजू होमगार्ड चंद्रपाल को रेस्टोरेंट के बाहर खड़े कर अंदर जाता है। कुंजू को अंदर आता देख रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव उसे रोक लेता है। कुंजू केशव से पूछता है ये आग की लपटें क्यों निकल रही हैं। केशव कहता है कि वो यूथ नेशनल पार्टी के कुछ पुराने बैनर और पोस्टर जला रहा है। केशव कुंजू को समझा बुझाकर वापस भेज देता है, लेकिन कुंजू केशव की घबराहट को भांप लेता है और अपना शक दूर करने के लिए हेड कांस्टेबल कुंजू रेस्टोरेंट के पीछे की दीवार से कूदकर दोबारा अंदर जाता है। कुंजू को तंदूर के पास आता देख केशव बहुत घबरा जाता है। कुंजू को तंदूर से एक अजीब सी महक आती है, जैसे कोई मीट को बटर में पका रहा हो। इतने में कुंजू की नजर तंदूर से बाहर निकल रहे इंसानी शरीर के कुछ हिस्सों पे पड़ती है। कुंजू का दिमाग चकरा जाता है। उसे यकीन हो गया था यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। कुंजू फौरन पुलिस फोर्स को बुलाता है। पुलिस आते ही केशव को अपनी हिरासत में ले लेती है और तंदूर में लगी आग को बुझाया जाता है। तंदूर में बुरी तरह जली हुई लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पता चलता है कि तंदूर में जली हुई लाश एक महिला की है। पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा था। लाश की पहचान सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था। केशव ने भी पुलिस को कुछ नहीं बताया था। दूसरी ओर इस तंदूर हत्याकांड की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है। यह खबर सुनकर मतलूम करीम पुलिस के पास आता है और पुलिस को बताता है शायद वो इस केस में पुलिस की मदद कर सकता है। लाश की पहचान के लिए पुलिस फौरन उसे मुर्दा घर ले जाती है। वहां मतलूब करीम लाश से मिली एक अंगूठी को देखकर पुलिस को बताता है कि यह लाश नैना साहनी की है और उसे शक है कि इसका कत्ल सुशील शर्मा ने करा है। अब पुलिस के सामने इस केस से जुड़े 3 किरदार आ गए थे। पहली नैना साहनी जिसका खून हुआ था, दूसरा सुशील शर्मा जिसने खून किया था और तीसरा मतलूब करीम। नैना साहनी और मतलूब करीम दिल्ली यूथ पार्टी के मेंबर थे और कॉलेज के पुराने दोस्त भी थे। वहीं सुशील शर्मा दिल्ली यूथ पार्टी का प्रेसिडेंट था। नैना साहनी और सुशील शर्मा की मुलाकात दिल्ली यूथ पार्टी ज्वाइन करने के बाद हुई थी और फिर दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और फिर ये पति पत्नी दिल्ली गोल मार्केट एरिया के मंदिर मार्ग के एक सरकारी फ्लैट नंबर 8/2A में रहने लगते हैं। नैना को सुशील से यह शिकायत रहती है कि वो अपने रिश्ते को समाज के सामने क्यों नहीं ला रहा और ये शिकायत धीरे धीरे झगड़ों का रूप ले लेती है। उस दिन भी यही हुआ। 2 जुलाई 1995 रात करीब 7:30 बजे सुशील रोज की तरह अपना काम खत्म कर घर आता है। घर आकर देखता है कि नैना किसी से फोन पर बात कर रही है और उसे आता देख फोन रख देती है। सुशील नैना से पूछता है किससे बात कर रही थी, पर नैना कुछ नहीं कहती और अपने रूम में चली जाती है। सुशील फोन रीडायल करता है। दूसरी ओर से हेलो हेलो की आवाज आती है। सुशील कोई जवाब नहीं देता। सुशील ये आवाज पहचान चुका था। ये आवाज थी मतलूब करीम की और जैसा कि सुशील के मन में यह शक था कि मतलूब और नैना अभी भी आपस में बात करते हैं, यह शक के चलते उसकी एक आदत बन गई थी कि वो रोज शाम घर आकर फोन से रीडायल कर कर जरूर देखता था कि नैना किससे बात कर रही है। नैना अक्सर मतलूब से अपने मन की बात किया करती थी और बताया करती थी कि उसका और सुशील का रिश्ता सही नहीं चल रहा है और अब वो सुशील से दूर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है।
उस वक्त भी वो इसी बारे में बात कर रहे थे। पर जब सुशील फोन पर मतलूब करीम की आवाज़ सुनता है तो उसका शक भयंकर गुस्से में बदल जाता है और वो अपनी गन निकालकर नैना पर एक के बाद एक 3 गोलियां चला देता है, जिसमें से पहली गोली छत से टकराकर एसी में जा लगती है, एक नैना की गर्दन पर और एक नैना के सर पर। नैना की मौके पर ही मौत हो जाती है। सुशील का गुस्सा शांत होते ही उसे एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो बहुत घबरा जाता है। अब उसके दिमाग में यही चल रहा था कि किसी तरह दुनिया की नज़रों से बचाकर नैना की लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। रात करीब 9 बजे सुशील खून के निशान साफ करता है, नैना की लाश को एक बड़ी चादर में लपेटकर एक पॉलीथिन में पैक करता है और अपनी मारुति कार की डिक्की में रखकर जल्दबाजी में दिल्ली ITO पुल की ओर निकल जाता है। यमुना नदी पर बने ITO पुल पर उस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। सुशील वहां अपनी गाड़ी कभी तेज चलाता, कभी धीरे। वो उस वक्त एक मौके की तलाश में था कि कब मौका मिले और नैना की लाश को यमुना नदी में फेंक दे। पर उस एरिया में ट्रैफिक और भीड़ को देखकर उसे ये प्लान असफल होता दिख रहा था। ट्रैफिक के कम होने के इंतजार में सुशील कार को पुल के आसपास घुमाता रहा। कोई उसे ऐसा करता देख ना ले या वो फंस ना जाए, इस डर से सुशील वहां से निकल जाता है। और करीब 10 बजे सुशील अशोक यात्री निवास पर स्थित अपने बगिया रेस्टोरेंट पर आता है, अपनी मारुति कार को पार्क करता है और रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव से मिलता है और उसे रेस्टोरेंट खाली करवाने को कहता है। केशव कहता है कि अभी तो काफ़ी समय है रेस्टोरेंट बंद करने में। सुशील कहता है, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। केशव रेस्टोरेंट में खाना खा रहे सभी कस्टमर और सारे कर्मचारियों को जाने को कहता है और सारी लाइट भी बंद कर देता है। अब रेस्टोरेंट में सिर्फ 2 लोग थे, सुशील और केशव। सुशील केशव को सब बताता है, क्या हुआ, कैसे हुआ और नैना की लाश को ठिकाने लगाने में मदद करने को कहता है। केशव सुशील के भरोसे का आदमी था और वो इस बात को राज रखने के लिए मान जाता है। अब दोनों मिलकर सोचने लगते हैं कि क्या करें। उस वक्त रेस्टोरेंट में चारों ओर अंधेरा था, केवल तंदूर जल रहा था। सुशील और केशव मिलकर नैना की लाश को तंदूर में डाल देते हैं। लाश पूरी तरह से तंदूर में नहीं जा पा रही थी, तो सुशील और केशव पास में रखी कुछ लकड़ियां और यूथ पार्टी के पुराने बैनर से ढककर लाश को छुपा देते हैं। सुशील से सब्र नहीं हो रहा था। सुशील लाश को जल्द से जल्द जलाना चाहता था, इसलिए वो केशव को कहता है कि रेस्टोरेंट में जितना भी बटर रखा है सब ले आओ। सुशील सारा बटर तंदूर में डाल देता है। इस कारण से आग भड़क जाती है और ऊंची ऊंची आग की लपटें रेस्टोरेंट से निकलती दिखाई देती हैं, जिसे देखकर अनारो देवी घबरा जाती है। हेड कांस्टेबल कुंजू और केशव को बात करता देख सुशील को एहसास होता है कि अब वो फंस सकता है और मौका देखकर वहां से भाग जाता है। पत्नी को तंदूर में जलाकर मार देने की खबर सुनकर जो गुस्सा देश की जनता में था, अब वो प्रदर्शन के रूप में सड़कों तक आ गया था। पुलिस पर सुशील को पकड़ने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। सुशील की तलाश में पुलिस उसके सरकारी फ्लैट नंबर 8/2A पर पहुंचती है। वहां बुलेट शेल, खून के निशान और एसी में लगी गोली देखकर पुलिस कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार नैना साहनी की मौत जलकर मरने से हुई थी, पर फ्लैट की हालत देखकर लग रहा था कि कत्ल के लिए गन का इस्तेमाल हुआ है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तब देश में पहली बार एक ही लाश का 2 बार पोस्टमार्टम हुआ, जिसे 3 अलग अलग हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की टीम ने किया और तब डेड बॉडी में 2 गोलियों के निशान मिले और पता चला नैना साहनी की मौत जलने से पहले गोली लगने के कारण हुई थी। इधर केशव भी पुलिस की हिरासत में था और उसे जो कुछ पता था उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया। पुलिस को अपने सूत्रों से पता चला कि सुशील ने बेंगलुरु कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। ये पता चलते ही जॉइंट CP मैक्सवेल अपनी टीम को लेकर बेंगलुरु के लिए निकल जाते हैं। दिल्ली पुलिस के बेंगलुरु आने की खबर सुनकर सुशील वहीं के एक पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर देता है और इस हत्याकांड के 8 दिन बाद ठीक 10 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आती है। सुशील शर्मा पुलिस की हिरासत में अपने सारे गुनाह कबूल करता है और पुलिस को उस रात की सारी कहानी बताता है। इसके बाद ये केस
लोअर कोर्ट में 8 साल चलता है और 8 नवंबर 2003 को लोअर कोर्ट इस केस को रेयर केस मानकर सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाती है। वहीं रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव को गुनाह छुपाने और सबूत मिटाने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद सुशील शर्मा ने लोअर कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया और 4 साल चले इस केस की सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 फरवरी 2007 को फांसी की सजा को नहीं बदला। 2007 में सुशील शर्मा ये केस सुप्रीम कोर्ट ले जाता है और वहां ये केस 6 साल चलता है। सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 को लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बदल देती है और कहती है कि ये सुशील शर्मा का पहला क्राइम था, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है और ये कत्ल भी अचानक आए गुस्से से हुआ था, ना कि किसी सोची समझी साजिश के तहत। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सुशील शर्मा की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देती है और इस तंदूर हत्याकांड के 23 साल बाद 2018 में सुशील शर्मा के अच्छे आचरण को देखते हुए उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। सीपी मैक्सवेल ने इस पर एक किताब भी लिखी है। इस केस को और डिटेल में जानने के लिए आप उसे पढ़ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नए केस, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।